परोपकारी रीछ और मूर्ख राजा। ये कवर चित्र है दोस्तों। महिपालपुर के राजा चंद्रेश की असामान्य मृत्यु के पश्चात युवराज दिनेश ने राजमुकुट ग्रहण किया। एक दिन वह आकेट करने पुष्पवन की गया था। हिरण का पीछा करते करते राजा दिवेश एक झरने के समीप पहुंचा। झरने के पास पहुंचकर हिरण न जाने कहाँ लुप्त हो गया। तभी दिवेश की दृष्टि झरने पर पड़ी। वह बुरी तरह चौंका। ओह, झरने पर पानी पीती उस युवती के ऊपर बाघ घात लगाए रहा है। जिससे पहले युवती पर वार करे मुझे बाण चलाकर तीर का वार कर देना चाहिए। दिवेश ने तत्काल ही बाण का निशाना साधकर तीर छोड़ दिया। तीर सरसराता हुआ बाघ के पेट में जा धंसा। बाघ घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाघ की गुर्राहट सुनकर पानी पीती युवती चौंक कर पीछे देखा और भय से उसकी आंखें फैल गई। आह बाघ! वह भय से कांपने लगी। तभी घोड़ा दौड़ाता हुआ जयेश उसके पास पहुंचा। सुंदरी, घबराइए नहीं, अब डरने की कोई बात नहीं। मैंने समय पर बाघ को मार कर घायल कर दिया, वरना अनर्थ हो जाता। युवती ने दिवेश का आभार भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, आप कौन है? महिपालपुर का राजा दिवेश हूँ। युद्ध सुनकर सुंदरी चौंकी। ओह, महिपालपुर का राजा है। राजकुमारी रेशमा, क्या आपका परिचय जान सकता हूँ? राजन, मैं कीकोड़ राज्य की राजा जीवन सिंह की पुत्री रेशमा हूँ। राजकुमारी रेशमा, क्या आप हमारी रानी बनना पसंद करेंगी? राजन, यह अभी कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? आखिर क्यों कभी नहीं? राजन, शायद आपको मालूम नहीं, आपके खानदान और हमारे खानदान में बरसों से शत्रुता चली आ रही है। भले पिताजी, महाराज शत्रु के बेटे से हम मेरा विवाह क्यों करेंगे? लेकिन क्या आप मुझे बताएंगी, हमारे और तुम्हारे खानदान में किस कारण शत्रुता है? शत्रुता का कारण हमें भी नहीं मालूम। आपने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इतना कहकर राजकुमारी रेशमा अपने घोड़े पर चढ़ी और बिना दिवेश की ओर देखे घोड़े को एड़ लगा दी। राजकुमारी रेशमा का घोड़ा दिवेश की नजरों से ओंझल हो गया। वह चौंका। राजकुमारी रत्ना, हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया। वह हमारी शान में अच्छा नहीं हुआ। दिवेश उसी समय भारी मन से अपने राज्य में लौट गया। वह महल के कक्ष में उदास पड़ा हुआ था। राजकुमारी रेशमा के बारे में सोच रहा था। राजकुमारी रेशमा के नैन बाण ने हमारे दिल में हलचल मचा दिया। हमें उससे विवाह करें तो किस प्रकार करें? तभी एक सेवक ने आदेश देवेश से कहा, महाराज, प्रधानमंत्री चतुरसेन आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें यहाँ तुरंत भेजो दो। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री चतुरसेन देवेश के सामने थे। प्रधानमंत्री राजा दिवेश की ओर ध्यान से देखते हुए बोला, महाराज, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको भ्रम हुआ प्रधानमंत्री जी। देवेश ने साफ बोला। तभी सहसा दिवेश को कुछ याद आया। प्रधानमंत्री जी वृद्ध हैं, हमारे और राजकुमारी रेशमा के खानदानों की आपसी शत्रुता का कारण अवश्य पता होगा। मुझे इस बारे में प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। यह सोच वह प्रधानमंत्री चतुरसेन से कहा, प्रधानमंत्री जी, क्या हम बता सकते हैं कि कीवोड़ राज्य के घराने से हमारे घराने की किस कारण शत्रुता है? महाराज, बहुत समय पहले आपके वंश किसी राजा ने उस समय कीवोड़ के राजा को हरा दिया था और जीत की निशानी के रूप में अपने साथ कीवोड़ राज्य का राजमुकुट ले आए थे। बस तभी से दोनों राजवंशों में आपस में शत्रुता चली आ रही है। ओह, तो यह कारण है दोनों राजघरानों की आपसी शत्रुता का। लेकिन महाराज, आज आपने इस विषय में पूछताछ क्यों की? प्रधानमंत्री जी, आज वन में हमारी मुलाकात कीवोड़ राज्य की राजकुमारी रेशमा से हुई।
रेशमा को देखते ही हमने मन ही मन निर्णय कर लिया उससे विवाह करेंगे तो राजकुमारी रेशमा से। लेकिन राजकुमारी रेशमा ने हमारे विवाह का प्रस्ताव करने से ठुकरा दिया। ओह, तो आपने इसी कारण उस बारे में हमसे पूछताछ की। प्रधानमंत्री जी, अब हम क्या कर हमें चैन तब मिलेगा जब हम रेशमा से विवाह नहीं कर लेंगे। क्या आप कोई ऐसा उपाय सुझा सकते हैं जिसे करने करने के बिना किसी विध्वंस हमारे राजकुमारी रेशमा से विवाह हो जाए। यह सुनकर प्रधानमंत्री चतुर्सेन सोच में पड़ गए। कुछ सोचकर दिवेश से बोले, महाराज, सबसे पहले उन दोनों राजघरानों की आपसी शत्रुता समाप्त करनी चाहिए और यह शत्रुता एक ही तरीके से समाप्त हो सकती है। वर्षों पहले किवाड़ राजा का राजमुकुट पेपर ने जीत कर लाए थे। यदि उस राजमुकुट को किवाड़ राज्य को वापस सौंप दिया जाए, ऐसा करने से किवाड़ राज्य के मन में मैल धुल जाएगा और कभी राजकुमारी रेशमा का विवाह आपके साथ हो जाएगा। प्रधानमंत्री की बात समाप्त होते ही दिवेश उतावलेपन में कहा, प्रधानमंत्री जी, हमारा आदेश है कि राजमुकुट लेकर आप तुरंत ही किवाड़ राज्य की ओर राजमुकुट राजा जीवन सिंह को सौंपने के पश्चात उनसे हमारे और राजकुमारी विवाह की बात संबंध में बात करें। जो क्या महाराज। राज के खजाने में रखा राजकीय मुकुट लेकर प्रधानमंत्री चतुर्सेन उसी दिन किवाड़ राज्य की ओर चल पड़े। भगवान करे प्रधानमंत्री जी विवाह संबंध पक्का करके वापस लौटे। किवाड़ पहुंचकर प्रधानमंत्री चतुर्सेन वहां के राज दरबार के बाहर पहुंचे। उन्होंने पहरेदारों से कहा, जाओ दरबार में जाकर जीवन सिंह से कहो कि महिपालपुर के प्रधानमंत्री चतुर्सेन इसी समय मिलना चाहते हैं। पहरेदार ने दरबार में जाकर यह सूचना राजा जीवन सिंह को दी तो वह बुरी तरह चौंका। शत्रु देश का प्रधानमंत्री हमसे मिलने आया है, क्या कारण हो सकता है, हम उससे मिले या नहीं। फिर मन में कुछ निर्णय लेकर जीवन सिंह ने पहरेदार से कहा, जाओ उसे दरबार में ले आओ। जोग्य महाराज। कुछ देर बाद चतुर्सेन जीवन सेन के सामने थे। कहो प्रधानमंत्री जी, आप किस प्रयोजन से हमारे दरबार में आए हैं और तुम्हारे हाथों में क्या है। जीवन सेन की बात सुनकर प्रधानमंत्री चतुर्सेन थाल पर ढका कपड़ा हटा दिया। थाल पर देखते ही जीवन सेन बुरी तरह चौंके। ओ, यह तो हमारा खानदानी राजमुकुट है जिसे वर्षों पहले महिपालपुर के राजा यहाँ से लूट कर ले गए थे। जीवन सेन ने इस प्रकार राजमुकुट को देखते पाकर प्रधानमंत्री चतुर्सेन बोले, राजन, हमारे राजा देवेश चाहते हैं कि आप दोनों राजवंशों में वर्षों चली आ रही शत्रुता को समाप्त कर दिया जाए और शत्रुता को समाप्त करने के उद्देश्य से ही उसने अपने वंश का राजमुकुट आपके सौंपने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। ओह, यह तो बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर राजमुकुट जीवन सेन को सौंप दिया। महाराज, राजा दिवेश ने एक प्रस्ताव और भेजा। कैसा प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी। राजा दिवेश आपकी पुत्री राजकुमारी रेशमा से विवाह करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, हमारा राजमुकुट हमें भिजवा कर राजा दिवेश ने हमारा दिल जीत लिया, इसलिए हम संघर्ष से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करने के लिए तैयार हैं। तब शुभ मुहूर्त पर बड़ी धूमधाम से राजा दिवेश और राजकुमारी रेशमा का विवाह हो गया। विदा होकर जब रेशमा राजा दिवेश के महल पहुंची, दिवेश ने हंसते हुए रेशमा से कहा, रेशमा, उस दिन बाघ से बचाने हमने इसी दिन के लिए बचाया था। सुनकर रेशमा लाज से दोहरी हो गई। रेशमा का घूंघट उठाते ही देवेश ने कहा, रेशमा, हमारे बड़े भाग्य है जो हमें तुम जैसी रूपवती रानी मिली। इस घटना के बीते 15 दिन बीत गए। राजा दिवेश एक बार भी एक क्षण के लिए रानी रेशमा के कक्ष से बाहर नहीं निकला। बस कक्ष में सिंहा कक्ष पर लेटा रहता, रेशमा के रूप सौंदर्य को निहारता रहता। यह देखकर रेशमा बार बार उससे कहती, महाराज, इस प्रकार हमारे कक्ष में इतने दिनों तक पड़े रहना आपको शोभा नहीं देता। लोग क्या कहेंगे। यही कहेंगे ना, नई रानी के आते ही राजकुमार अपने वश में नहीं रहा। जाइए महाराज, जाकर दरबार की कार्रवाई देखिए। रानी, तुमने निहारते रहने दो। इसके अलावा अब और कोई अच्छा नहीं लगता।
जी करता है कि हम निरंतर तुम्हें देखते रहे। देवेश की इस बात पर रेशमा बुरी तरह जेब कर रहेगी। दूसरी ओर राजा देवेश अपनी रानी रेशमा के कक्ष से न निकलते देख प्रधानमंत्री चतुर्सेन चिंतित हो उठे। राजा देवेश का ब्याह क्या हुआ, वे तो अपने जिम्मेवारी ही भूल बैठे। रानी रेशमा पीछे अपनी मर्यादा राज्य और दरबार को भुला बैठे। उन्हें इसी प्रकार रानी रेशमा के कक्ष से बाहर लाया जाए, कुछ सोचकर 16वें दिन जब राजा देवेश के कक्ष के बाहर पहुंचे, रानी कक्ष में जाकर महाराज से कहो कि प्रधानमंत्री जी से समय मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा प्रधानमंत्री जी। महाराज को कक्ष में सूचना देने चली गई। जब रानी प्रधानमंत्री को सूचना राजा देवेश को देती बोली, प्रधानमंत्री जी इसी समय मिलना चाहते हैं। लेकिन क्यों? महाराज, हो सकता है आपसे किसी महत्वपूर्ण विषय में वार्तालाप करना चाहते हो। ठीक है रानी, इस समय हम उनसे कैसे मिल सकते हैं? क्या उन्हें मालूम नहीं इस समय हम अपनी प्रिय रानी के कक्ष में हैं? महाराज, इस आडमा सुंदरता के प्रति इतने अनियमित ठीक नहीं। आपको मेरी कसम, एक बार प्रधानमंत्री से जाकर अवश्य मिलिए। रानी रेशमा की बात सुनकर दिवेश एक पल के लिए चौंका, फिर रानी को आदेश दिया, रानी प्रधानमंत्री को यहीं आने को आदेश दे दो। जो आज्ञा महाराज, कहकर रानी दासी कक्ष से बाहर चली गई। रेशमा हैरत से दिवेश की ओर देखती हुई बोली, महाराज, इस कक्ष में प्रधानमंत्री को क्यों बुलाया? क्यों? इसमें इतना चौंकने की क्या बात है रानी? तुम समझती क्यों नहीं? यदि हमने प्रधानमंत्री को किसी कक्ष में मिलते तो उतने समय हम तुमसे नज़रों से दूर रहना पड़ता। अब यहाँ रहकर हम प्रधानमंत्री जी से बातें करेंगे और तुम्हारी नज़रों के सामने होगी। ओह महाराज, हमारे प्रति इतना अच्छा प्रति आपका इतना प्रेम अच्छा नहीं। महाराज, रेशमा राजा देवेश को कुछ कहने ही जा रही थी, प्रधानमंत्री चतुर्सेन कक्ष में प्रवेश किया। क्षमा करिए महाराज, अकारण आकर मैंने आपकी आदरणीय रानी जी की बातों में वेदन पैदा किया। कोई बात नहीं प्रधानमंत्री जी, कहो कि इस समय कैसे आए? महाराज, दरबार में आए पूरे 16 दिन बीत गए हैं। सारा मंत्रिमंडल समस्त दरबारी दर्शन के तरस रहे हैं। आपकी अनुपस्थिति के कारण कई विवाद मामले फैसले प्रतीक्षा में अटके पड़े हैं। आपको प्रतिदिन दरबार में आना चाहिए। अगर आप कुछ दिन और दरबार में नहीं आए तो राज्य की व्यवस्था उचित नजर नहीं रखी तो हमें डर है सिद्धि राज्य की अव्यवस्था फैल जाएगी। प्रधानमंत्री की बात सुनकर आवेश सोच में पड़ गया। कुछ सोच कर बोला, प्रधानमंत्री जी, हम जानते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं वह अभी रानी रेशमा को अकेले छोड़कर दरबार में कैसे आ सकते हैं? महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? कहते ही प्रधानमंत्री झिझक कर चुप हो गए। रानी रेशमा प्रधानमंत्री चतुर्सेन की बात का मर्म भली प्रकार समझ गई। राजा दिवेश से बोली, महाराज, प्रधानमंत्री ठीक कह रहे हैं। आपको इसी समय प्रधानमंत्री के साथ दरबार में जाकर राजकार्य देखना चाहिए। महाराज, क्या आप मेरी इतनी सी विनती नहीं मानेंगे? रानी रेशमा तो हम यहाँ से भेजना चाह रही हो, कहकर दिवेश सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर रेशमा से बोला, रानी रेशमा, हम तुम्हारी विनती मान लेते हैं, लेकिन हमारी एक विनती माननी होगी। कौन सी विनती महाराज? तुम्हें हमारे साथ दरबार में चलना होगा। महाराज, दिवेश ने अपने प्रति इतना अनुराग देखकर रेशमा के मुख सलाद से लाली हो गया। फिर वह मन ही मन निर्णय लेकर दिवेश से बोली, ठीक है महाराज, मुझे आपकी बात पर स्वीकार है। तब दिवेश प्रधानमंत्री चतुर्सेन से कहा, चलिए प्रधानमंत्री जी, आपके साथ इसी समय दरबार में चलते हैं। दिवेश की बात सुनकर प्रधानमंत्री ने चैन के साथ श्री रानी रेशमा के साथ लेकर प्रधानमंत्री के साथ दरबार में चल दिया। दरबार में राजा देवेश की बगल में रानी रेशमा की बैठने की व्यवस्था की गई। रानी दरबारी रेशमा को देखकर चकित थे। पहले
तो किसी राजा ने ऐसा नहीं किया। कोई राजा अपनी रानी के साथ लेकर दरबार में नहीं आया। भगवान करे यह दिन जल्दी ही आए। विवाह के पश्चात महाराज ने राजकार्य में ऊँची लेना बिल्कुल छोड़ दिया। अभी महाराज का नया नया विवाह हुआ है, इसलिए रानी रेशमा के स्वरूप सौंदर्य का नशा महाराज को कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ है। कुछ दिन बाद यह नशा उतर जाएगा। वह खुद रानी को दरबार में नहीं लाएंगे। अब राजा देवेश प्रतिदिन यही नियम बन गया। दरबार में जाते समय रानी रेशमा को भी साथ ले जाते। देवेश के इस कर्तव्य से प्रधानमंत्री विचलित हो उठे। महाराज रानी रेशमा के अनुराग उबर नहीं पा रहे, ऐसा कब तक चलेगा। एक दिन प्रधानमंत्री चित्रसेन राजा देवेश से कहा, प्रधानमंत्री जी आखेट करने के लिए वन में जाना चाहते हैं, हमारे जाने का प्रबंध कीजिए। जो गया और प्रधानमंत्री चित्रसेन शिकार पर जाने की तैयारी में जुट गया। जब देवेश आखेट पर जाने के लिए घोड़े पर बैठा तो रानी रेशमा उसके साथ थी। रानी रेशमा को आखेट पर देवेश के साथ जाते देख प्रधानमंत्री चित्रसेन चौंके। तो महाराज रानी को भी साथ ले जा रहे हैं, भला आखेट करने में स्त्रियों का क्या काम। प्रधानमंत्री चित्रसेन से न रहा तो देवेश से बोले, महाराज क्या अपने रानी जी को भी अपने साथ ले जाएंगे। हाँ प्रधानमंत्री जी, भला रानी रेशमा के बिना हम आखेट कैसे जा सकते हैं। देवेश की बात सुनकर प्रधानमंत्री चित्रसेन सोचने लगे, बस अब बहुत हो चुका। इस समय तो कुछ नहीं, लेकिन उचित समय देखकर हमें महाराज को इस विषय में खुलकर बात करनी होगी। तभी राजा देवेश की आज्ञा पाते ही सभी लोग वहां से चल पड़े। उनका दल वन में पहुंचा तो रानी रेशमा अचानक देवेश से कहा, महाराज प्यास के मारे मेरा कंठ सूखा जा रहा है। ठीक है, हम किसी सैनिक को भेजकर आपके लिए पानी मंगाते हैं। यह सुनकर रानी रेशमा ने देवेश से कहा, महाराज मैं किसी सैनिक का लाया हुआ नहीं, बल्कि आपका लाया हुआ पानी पीऊंगी। आप प्रधानमंत्री जी के साथ हमें यहीं छोड़कर सारे सैनिकों को साथ ले जाकर जल खोज लाइए। आप पानी लाएंगे तो मैं पानी पीऊंगी, वरना प्यासी ही रह जाऊंगी। रेशमा की बात सुनकर देवेश हंस पड़ा और कुछ सोचकर रेशमा से बोला, रानी रेशमा तुम समझती हो कि मैं तुम्हें प्यासी रह जाने दूंगा। हम अभी पानी की खोज में वन में जाते हैं, भला हम तुम्हारे आदेश को कैसे टाल सकते हैं। देवेश रानी रेशमा को प्रधानमंत्री चित्रसेन के पास छोड़कर सैनिकों के साथ पानी की खोज में चल दिया। तब रानी रेशमा ने प्रधानमंत्री चित्रसेन से कहा, प्रधानमंत्री जी मैं आपको एकांत में बातें करने के लिए महाराज को सैनिकों के साथ पानी लेने भेजा है। तो क्या रानी जी आपको प्यास नहीं लगी थी। नहीं प्रधानमंत्री जी। तो फिर आपने महाराज को झूठ बोलकर और मुझसे एकांत में क्या बात करना चाहती थी। प्रधानमंत्री जी आप बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, क्या आप इस बात को अच्छी लगती है। महाराज हर समय हर कार्य में हमें साथ रखते हैं, चाहे वह उपस्थित रहने में हमारी आवश्यकता हो या ना। रानी जी आप ये क्या कह रही हैं। मैं ठीक कह रही हूँ प्रधानमंत्री जी। मैं जानती हूँ कि आप महाराज के इस कार्य से रुष्ट है। प्रधानमंत्री जी आप ही कोई ऐसी राह निकालें जिससे महाराज हर समय मुझे अपने साथ रखना छोड़ दें। रानी जी आपकी बातें सुनकर आश्चर्य हो रहा है। मैं तो अब तक इसी भूल में था। आपने जानबूझकर महाराज को अपने रूप जाल में बांध रखा है। यह गलत है प्रधानमंत्री जी, हम भी महाराज की आदत अच्छी नहीं लगती। महारानी आपकी बात सुनकर मेरे मन में आपके प्रति छाया संशय समाप्त हो चुका है। आप निश्चिंत रहिए, मैं सीधे महाराज से इस विषय में बात कर लूँगा। इस घटना के 2 दिन पश्चात जब राजा दावेश अकेले में प्रधानमंत्री चित्रसेन ने उससे कहा, महाराज अगर समाधान दें तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमसे समाधान मांगकर हमें शर्मिंदा न करें, जो भी कहना है निसंकोच कहिए। तो सुनिए महाराज, रानी रेशमा को आप हर समय अपने हर कार्य में अपने साथ रखते हैं, यह ठीक नहीं है। क्या आप हमसे इस विषय में वार्तालाप करना चाहते हैं। हाँ महाराज, मैं बहुत दिनों से आपसे इस विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। रानी रेशमा हर समय साथ रखने के कारण
दरबार में सब आपका मजाक उड़ाने लगे हैं। लोग आपको रानी रेशमा का गुलाम कहते हैं। क्या? हाँ महाराज, मैं मानता हूँ कि रानी रेशमा अत्यंत अनुराग करते हैं, पर आप यह बात भी तो ध्यान में रखिए कि आप एक राजा हैं, अतः आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आप देश की जनता आपका उपवास उठाए। तब हम क्या करें प्रधानमंत्री जी? रेशमा को देखे बिना हम एक पल भी चैन नहीं आता। महाराज, आप मेरी बात मानिए। आप रानी रेशमा का अच्छा सा छोटा सा चित्र बनाकर हमेशा अपने पास रखिए। जब भी आपको रानी रेशमा की याद आए तो आप चित्र निकाल कर देख लिया करें, जिससे रानी रेशमा एक तरह से हर समय आपकी मौजूदगी और आपका उपासना उड़ाएं। प्रधानमंत्री जी, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन क्या महाराज? प्रधानमंत्री जी, इतना अच्छा चित्रकार आएगा कहाँ जो रेशमा का सजीव चित्र बना सके? महाराज, मैं दिनाकर नाम के एक चित्रकार को जानता हूँ, वह बहुत अच्छे व सजीव चित्र बनाता है। तब ठीक है, तुम शीघ्र उस चित्रकार को हमारे पास लाओ। प्रधानमंत्री जी ने उसी समय चित्रकार दिवाकर को साथ लेकर राजा देवेश के पास पहुंचे। महाराज, यही है वह चित्रकार जिसे के बारे में आपको कहा था। चित्रकार को देखकर एक दृष्टि डालकर देवेश ने कहा, चित्रकार, तुम्हें रानी रेशमा का ऐसा सजीव चित्र, सुंदर चित्र बनाना है जिसे हम तुम्हारी कला का लोहा मान जाए। जो आज्ञा महाराज। दिवाकर ने गौर से रानी रेशमा को देखा, फिर राजा देवेश से आज्ञा लेकर वापस चल दिया। इस घटना के एक माह बाद चित्रकार दिवाकर को एक चित्र लेकर राजा देवेश के पास पहुंचा। महाराज, मैंने रानी रेशमा का चित्र बना दिया, जरा लाओ, जरा दिखाओ, देखे तो सही तुम्हारी चित्रकारी। दिवाकर ने आगे बढ़कर देवेश से चित्र दे दिया और ध्यान से चित्र को देखने लगा। ओह, दिवाकर ने तो रानी रेशमा के चित्र को बहुत सजीव बनाया है, ऐसा लगता है चित्र अब बोला तब बोला। अभी देवेश चित्र को ध्यान से देख रहा था तो बुरी तरह चौंका। ओह, यह क्या? दिवाकर ने तो चित्र पर बनी रानी रेशमा के जांघ का तिल भी बनाया है। इसका मतलब इस चित्र को बनाने के लिए चित्रकार दिवाकर ने नहाती हुई रानी को छिपकर देखा है। यह तो सचमुच आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत प्रधानमंत्री चित्रसेन को आदेश दिया, प्रधानमंत्री, चित्रकार दिवाकर की दोनों आंखें निकाल कर हमारे पास लाओ। जो? वह किस लिए महाराज? प्रधानमंत्री जी, हमसे इस बारे में कोई सवाल न करें और जो आदेश हमने दिया है उसे शीघ्र अमल करें। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री ने चतुर्सेन दिवाकर के साथ लेकर चुपचाप कक्ष से बाहर निकल गया। प्रधानमंत्री चतुर्सेन चित्रकार दिवाकर को वहां से सीधा अपने महल ले गया। उससे बोला, दिवाकर महाराज, तुम्हें बारे में अवश्य ही कोई गलतफहमी हुई है, तभी उन्होंने तुम्हें इतनी कठोर सजा दी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। प्रधानमंत्री जी, आप मेरी आंखें नहीं निकालेंगे तो महाराज को ले जाकर किसकी आंखें दिखाएंगे? तुम उसकी चिंता न करो दिवाकर, तुम्हारी आंखों के बदले मैं पालतू हिरण की आंखें निकाल कर महाराज के पास ले जाऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप मेरे लिए यह सब क्यों कर रही हैं? दिवाकर ने जब महाराज गलती से तुम जैसे गुणी आदमी को अंधा करने पर तुले हैं तो मुझे यह सब करना पड़ा। आज के बाद तुम हमारे महल में छिपकर रहोगे। यहाँ रहकर तुम बैठ करके अपनी कला की साधना कर सकते हो। और प्रधानमंत्री ने उसी समय अपने पालतू हिरण की आंखें निकाली और उन्हें ले जाकर राजा देवेश के पास पहुंचा। लीजिए महाराज, मैं दिवाकर की आंखें निकाल लाया हूँ। हम रानी रेशमा की ओर उठने वाली हर गलत निगाह को ऐसे ही दंड देंगे। इस घटना के कई दिन हो गई जब राजा देवेश दिवाकर के द्वारा बने रानी रेशमा के चित्र को हमेशा अपने साथ रखने लगा। जब रानी रेशमा की याद सताती तो चित्र को निकाल कर देख लेते।
एक दिन राजा देवेश अकेला ही आकेट के लिए वन में गया था। आकेट करते करते वन में रात हो गई, तब एक शेर ने अचानक उन पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए आक्रमण से देवेश बौखला गया और स्थिरता से पूरा बल लगाकर शेर को दूसरी ओर उछाल दिया और स्वयं जान बचाने के लिए पास के ही वृक्ष पर चढ़ गई। जैसे ही वह पेड़ की शाखा पर पहुंचा, ओह, यहाँ तो पहले ही एक रीछ बैठा है। शेर से जान बचाई तो रीछ पीछे से भिड़ना पड़ेगा। रीछ को देखते ही भय से देवेश के हाथ पांव फूल गए। वह इस समय नियत था जो था। उसे भयभीत देखकर रीछ बोला, राजन, मुझसे भयभीत हो न हो। इस पेड़ की शरण पाने आए हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। निसंदेह शाख पर आकर बैठ जाओ। रीछ की बातें सुनकर देवेश में जान आई। रीछ के पास शाख पर बैठ गया। इधर शेर भी उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। तब रीछ ने देवेश से कहा, राजन, रात हो गई है, हम लोग अपनी शत्रु पेड़ के नीचे बैठा है। पेड़ से नीचे उतरना खतरनाक है, इसलिए हमें बारी बारी कुछ देर के लिए आँख के लिए शाख पर ही सो जाएं। ठीक? हाँ, यह ठीक रहेगा। हम दोनों में से एक जाकर पहरा देगा। तब ठीक है, पहले तुम सो जाओ, मैं जाकर पहरा दूंगा। रीछ की बात सुनकर देवेश शाख पर सो गया। रीछ उसकी पहरेदारी करने लगा। जब देवेश गहरी नींद सो गया तो रीछ पेड़ के नीचे बैठा शेर उससे बोला, मूर्ख रीछ, राजा हमारा आहार है, तू इसकी रक्षा कर रहा है। इसे धक्का देकर नीचे डाल दे। क्यों? ताकि हम दोनों इसे अपना आहार बना सके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कदापि नहीं करूँगा। तू मूर्ख है रीछ, सोच ले। अभी जो राजा सो रहा है, तू सोएगा तो तुझे पेड़ के नीचे धक्का दे देगा। मैं इसी बात को तो देखना चाहता हूँ, मेरे सोने पर राजा तेरी बात मानता है या नहीं। सोच ले, वरना बाद में पछताएगा। शेर अपनी शरण में आए को मारने में बड़ा और कोई पाप नहीं। मैं कतई ऐसा नहीं करूँगा। ओह, लगता है आज तू परोपकारी रीछ बन गया। बात परोपकार की नहीं, मेरे मन की है। मेरे मन में जो आएगा वही करूँगा। रीछ की बात सुनकर शेर झल्ला गया और फिर रीछ से वो नहीं बोला। दोपहर बीत जाने पर रीछ सोए हुए देवेश को जगाया। राजन, अब मुझे नींद आ रही है। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा पहरा दूंगा। तब रीछ पेड़ की शाख पर सो गया। जब रीछ सो गया तो शेर ने देवेश से कहा, राजन, तुम इस रीछ की पहरेदारी क्यों कर रहे हो? यह तो बड़ा धूर्त है। अभी तो वह तुम्हें चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, लेकिन सुबह होने पर तुम्हें मारकर खा जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो शेर? और नहीं तो क्या। रीछ की पहरेदारी छोड़कर तुम उसे तुरंत नीचे धक्का दे दो, मैं उसे चीर पटक के खा जाऊंगा। आवेश देवेश आउन दिखाता और सोए हुए रीछ को धक्का दे दिया। रीछ नीचे गिर जाता, लेकिन सिर दी उसने आंखें खुल गई और शाख से गिरने हुए पेड़ की टहनी को पकड़ ली। उसे लटका पाकर वह क्रोध से भरकर देवेश से बोला, मूर्ख राजा, यह क्या किया? मैंने तेरी जान बचाई, बदले में तूने मुझे मारना चाहा। तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। अगले ही पल आश्चर्य हुआ। शेर और रीछ अचानक लुप्त हो गई। यह देख देवेश हक्का बक्का रह गया। यह क्या आश्चर्य है? शेर और रीछ कहाँ चले गए? मैं कोई प्रेत लीला तो नहीं देख रहा। तभी अपने गले में तीव्र पीड़ा का अभ्यास हुआ। उसने पीड़ा से चिल्लाना चाहा, मगर उसके मुंह से वह बुरी तरह चौंका पड़ा। ओह, यह क्या? लाख चाहने पर मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही। क्या मैं गूंगा हो गया हूँ? देवेश की समझ में कुछ नहीं आया और जल्दी अपने कंठ को मसने लगा। सुबह का उजाला फैल गया। वह पेड़ से उतरा, घोड़े पर बैठकर अपने राज्य की ओर चल पड़ा। वह सोच रहा था
क्या रीछ के श्राप के कारण गूंगा हुआ हूँ? महिपालपुर में राजा दिवेश गूंगा होने की सूचना आग की तरह फैल गई। चित्रकार दिवाकर जब यह पता चला तो उसने प्रधानमंत्री सुदर्शन से कहा, प्रधानमंत्री जी, मैं जानता हूँ राजा दिवेश अचानक गूंगे क्यों हुए हैं। क्या तुम सचमुच इस बारे में जानते हो? हाँ प्रधानमंत्री जी, मैं राजा दिवेश की आवाज़ को पुनः लौटा सकता हूँ। तो जल्दी मुझे वह उपाय बताओ जिससे करने से राजा दिवेश की खोई हुई आवाज़ वापस आ सके। प्रधानमंत्री जी, वह उपाय आपको बताने का नहीं, उसे केवल मैं ही राजा दिवेश को बता सकता हूँ। तुम, लेकिन राजा दिवेश तुम्हें सामने कैसे जा सकते हो? तुम्हें तो राजा दिवेश पहले ही सजा दे चुका है। तुम्हारी आंखें सही सलामत देखकर राजा तुरंत समझ जाएगा और तुम्हारी आंखें नहीं निकाली थी। मेरे पास इसका भी उपाय है प्रधानमंत्री जी। आप मुझे महिला के वेश में राजा दिवेश के पास ले जाएं और वेश में राजा दिवेश मुझे पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, यही ठीक रहेगा। तब चित्रकार स्त्री रूप धरा और प्रधानमंत्री के साथ लेकर राजा दिवेश के पास पहुंचा। महाराज, यह महिला कहती है आपका खोई हुई आवाज़ वापस ला सकती है। गूंगे दिवेश ने यह सुनकर उत्सुकता से स्त्री दिवाकर को देखा। तब दिवाकर ने महिला की आवाज़ में कहा, महाराज, आप सच्चे मन से यह प्रण करें कि आप कभी अच्छाई का दामन नहीं छोड़ेंगे और बुराई को कभी भी पास नहीं फटकने देंगे। यह प्रण करते ही आपकी खोई हुई आवाज़ पुनः लौट आएगी। देवेश अपनी आवाज़ चले जाने पर बहुत दुखी था, इसलिए सच्चे मन से प्रण किया। मैं वचन देता हूँ कि आज से मैं अच्छाई को ग्रहण करके बुराई को कभी भी अपने पास फटकने नहीं दूंगा। देवेश मन ही मन वचन दोहराया। तभी उससे दिवाकर से कहा, महाराज, आपकी खोई हुई आवाज़ वापस आ चुकी है, जरा बोल कर दिखाइए। यह आवाज़ देख सुनकर दिवेश हैरान रह गया और देखा, और अगले ही पल मुंह से बेतहाशा चीख निकल पड़ी। क्या सच? उसने अपने मुंह से आवाज़ निकलते देख वह दिवेश खुशी से उछल पड़ा। ओ, मेरी आवाज़ सचमुच वापस आ गई। उसने दिवाकर के चेहरे पर पड़ा घूंघट उल्ट चुका था। उसका चेहरा देख दिवेश बुरी तरह चौंक पड़ा। तुम? हाँ महाराज, मैं। आप मेरी सही सलामत आंखें देखकर चौंक रहे हैं न, क्योंकि यह प्रधानमंत्री चतुर्सेन की कृपा से हुआ। आपने मुझे बिल्कुल अंधा कर दिया था। दिवाकर सही सलामत देख आवेश आग बबूला हो उठा। अपनी तलवार निकालकर दिवाकर पर वार करने के लिए जब था। अपनी रानी रेशमा की बुरी नज़र देखने वाला हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तब दिवाकर ने उससे कहा, महाराज, जरा ठहरिए। मैं अपनी जान की परवाह न करके आपका शंक का निवारण करता हूँ। आपने मुझे पर शक है न कि मैंने स्नान करती हुई रानी रेशमा को छिपकर देखा और मुझे उसके जांग कातिल होने का पता चला। हाँ, मुझे तुम पर इसी बात का शक है। तो सुनिए महाराज, बहुत समय पहले की मेरी चित्रकारी की प्रशंसा होकर एक महात्मा ने मुझे एक जादुई तुलिका दी थी। तुलिका का जादू है कि मैं तुलिका पर प्रश्न लिखता हूँ तो तत्काल ही कागज पर तुलिका अपने आप प्रश्न का उत्तर लिख देती है। रानी रेशमा का चित्र बनाने से पहले मैंने तुलिका से एक कागज पर यह प्रश्न किया, रानी रेशमा के शरीर पर किस किस जगह कटाव हैं, किस किस जगह तिल हैं। तत्काल ही तुलिका ने कागज पर महारानी के शरीर के कटाव के बारे में लिखा और साथ ही उसके जांघ पर बने तिल के बारे में भी लिख दिया। मैं चित्र में वास्तविकता लाने के लिए रानी रेशमा के जांघ पर वैसा ही तिल बना दिया जैसा वास्तव में उसकी जांघ पर बना है। अपने चित्र में मैं उस तिल को देखकर सोचा कि मैंने रानी रेशमा को छिपकर स्नान करते देखा है, जबकि यह बिल्कुल झूठ है महाराज। ओह, तो तूने महारानी की जांघ पर तिल के बारे में इस प्रकार पता चला? हाँ महाराज, उस तुलिका के सहारे मैंने आपके गूंगेपन का इलाज किया। मैंने एक कागज पर तुलिका से यह प्रश्न लिखा, राजा दिवेश गूंगे कैसे हुए? तब तुलिका ने उत्तर दिया, राजा दिवेश जिस रीछ और शेर से भेंट हुई थी वे वास्तविक नहीं थे। वास्तव में
में रीछ के रूप में सच्चाई और शेर के रूप में बुराई थी। उस दिन शेर की बात मानकर आपने दिवेश ने बुराई का साथ दिया, इसलिए अच्छाई ने क्रुद्ध होकर राजा दिवेश को गूंगे होने का श्राप दे दिया। ओह, तो वे आपस में अच्छाई और बुराई थी। हाँ महाराज, उस तुलिका से मैंने कागज पर प्रश्न लिखा, राजा दिवेश की खोई आवाज कैसे वापस आएगी? तो तुलिका ने इस प्रश्न का उत्तर में लिखा, राजा दिवेश मन में अच्छाई का साथ दें, का प्रण करें और उसकी खोई हुई आवाज वापस आ सकती है। ओह दिवाकर, यह तो जादू तुलिका बहुत अद्भुत है। तब प्रधानमंत्री चतुर्सेन ने नजरें दिवाकर दिवेश से कहा, झुकाकर दिवेश से कहा, महाराज मैं आपका दोषी हूँ। मैंने आपकी आज्ञा की मानकर दिवाकर के दोनों आंखें नहीं निकाली, जो आंखें मैंने आपकी दिखाई हुई हिरण की थी। प्रधानमंत्री जी, उस समय हमारा आदेश न मानकर बहुत अच्छा किया, वरना हम सदैव दिवाकर के दोषी बने रहते। आपसे हमें कोई शिकायत नहीं है। दिवाकर, आज हम तुम्हें अपना राजकीय चित्रकार घोषित करते हैं। दिवेश ने दिवाकर को बहुत सारे पुरस्कार दिए, साथ ही उसी दिन बड़ी स्वतंत्रता से राज्य का संचालन करने लगा। समाप्त दोस्तों।